हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.2 प्रश्नावली 1.2 और 1.2 में हम स्टार्ट करेंगे 1.2 में स्टार्ट करेंगे हम संज्ञा पद्धति। और संज्ञा पद्धति का टॉपिक है हमारा परिमेय संज्ञा। क्या है परिमेय संज्ञा? तो देखते हैं क्या होती है परिमेय संज्ञा और इसके साथ और किसकी बात करते हैं। परिमेय किस संज्ञा के साथ हम वास्तविक संज्ञा की बात करेंगे। वास्तविक संज्ञा, ठीक है। वैसे तो वास्तविक संज्ञा सभी प्राकृत संज्ञा, पूर्ण संज्ञा, पूर्णांक संज्ञा, परिमेय और अपरिमेय संज्ञाओं का समूह होता है, लेकिन इनमें हमें परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखते स्टार्ट करते हैं। और हेडिंग लगा हुआ आज के लिए हम परिमेय संज्ञा, अपरिमेय संज्ञा, अपरिमेय संज्ञा। ठीक है, अपरिमेय संज्ञा किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय में बहुत ही कम अंतर है। ठीक है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो होती है परिमेय संज्ञा, और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो होती है अपरिमेय संज्ञा। तो यहाँ पे मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूँ कि वह संज्ञा जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0 हो, अपरिमेय संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संज्ञा कहलाती है। आगे समझिए बेटा कि वे संज्ञाएं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संज्ञा कहलाती है। यहाँ पे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ तो उदाहरण बेटा, जो भी संज्ञाएं अंडरवुड में होती है वो संज्ञा अपरिमेय के बराबर होती है। आगे समझ आ गया। और यहाँ पे मैं √3, √2, √5, √7 ये सारी क्या है? डॉट 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 डॉट, ये सारी अपरिमेय संज्ञा होती है। इनके अलावा अगर मैं यहाँ पे 10/3 की बात करूँ, मैं 10/3 यानी कि 10/3 में मैं भाग दूंगा तो यह 3.333333 डॉट डॉट होती है। अगर मैं 1/10 की बात करूँ, मैं 1/3 की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे 0.3333, या फिर मैं 1/7 की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर भी तुम्हारे लगभग अपरिमेय संज्ञाओं के रूप में ही होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 2 5 4 2 1 वापस ये स्टार्ट होके डॉट 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 डॉट, यहाँ पर भी डॉट 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 चलती है। ठीक है, इनके अलावा पाई का मान 22/7 होता है, वो भी क्या होता है? एक अपरिमेय संज्ञा होती है। यानी अपरिमेय संज्ञाओं के बारे में लगभग तुम लोगों को पता चल गया होगा कि जिस संज्ञा को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संज्ञा कहलाती है। यहाँ पे √2, √3, √5, √7 और भी बहुत सारी संख्या जो अपरिमेय संज्ञा के रूप में आती है। ठीक है, बहुत सारी अनरूट वाली संज्ञा परिमेय भी होती है, लेकिन यहाँ पे जैसे विषम संज्ञा में जो भी संज्ञा आ गई तो वो अपरिमेय संज्ञा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 10/3 ये इसका कंसेप्ट ये है कि इसको भाग विधि से, यहाँ पर जो भाग विधि से शेषफल कभी शून्य नहीं आता है। यह होती है बेटा ये 10/3, 1/3, 1/7 या 22/7। इन सब का कंसेप्ट ये होता है कि इनका जब भाग विधि से भाग देंगे, 10 में 3 का भाग दूंगा, ये 1 में 3 का भाग दूंगा, या 1 में 7 का भाग दूंगा, तो यहाँ पे जो भाग विधि से जब भाग करेंगे तो शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को परिमेय अपरिमेय संज्ञा के बारे में जानकारी हो गई होगी अच्छी तरह से। और भी तुम्हें इस पर किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और आगे स्टार्ट करते हैं हम वास्तविक संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे
वास्तविक संज्ञा, वास्तविक संज्ञा क्या होती है? वास्तविक संज्ञा कि परिमेय और अपरिमेय परिमेय संज्ञा व परिमेय संज्ञा व अपरिमेय संज्ञा के समूह को अपरिमेय वास्तविक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि परिमेय संज्ञा व अपरिमेय संज्ञा के समूह, यानी जिसमें परिमेय भी आ जाए और अपरिमेय भी आ जाए, वो क्या कहलाती है? तुम्हारी वास्तविक संज्ञा कहलाती है। वैसे अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे वास्तविक संज्ञा में प्राकृत संज्ञा भी आ जाती है, प्राकृत संज्ञा भी आ जाती है, और प्राकृत संज्ञा, पूर्ण संज्ञा, पूर्णांक संज्ञा और पूर्णांक संज्ञा, परिमेय व अपरिमेय संज्ञाओं का भी समूह होता है। ठीक है, हमें किताब में सिर्फ इन दो का बताया हुआ है तो हमने इसकी बारे में बात की, लेकिन यहाँ पे प्राकृत संज्ञा, पूर्ण संज्ञा, पूर्णांक और परिमेय संज्ञाओं का भी समूह होता है। आगे समझ आ गया? ठीक है, होता है। यानी वास्तविक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा में परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्णांक, पूर्ण ये सारी संज्ञा आ जाती है तो वो क्या कहलाती है? प्रमेय संज्ञा नहीं, वो संज्ञा वास्तविक संज्ञा कहलाती है। आगे समझ गया? इसको हम रियल नंबर से डिनोट करते हैं, REAL, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं R। क्या लिखते हैं? R, रियल नंबर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये और इनको संज्ञा रेखा पर डिनोट किया जा सकता है, इनको संज्ञा रेखा पर डिनोट किया जा सकता है। अब हम वन बाय वन उदाहरणों के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर करना। यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। पहला और दूसरा उदाहरण मैंने बोर्ड पे करवाया था, अब देखते हैं यहाँ पे उदाहरण नंबर 3। क्वेश्चन उदाहरण नंबर बेटा तीसरा, उदाहरण तीसरा क्या कह रहा है? उदाहरण तीसरा, संज्ञा रेखा पर अनुरूढ़ 2 का निर्धारण कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आगे, संज्ञा रेखा पर अनुरूढ़ 2 का निर्धारण कीजिए, सवाल है हमारे बेटा। और अब मैं इसका उत्तर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल कि यहाँ पे संज्ञा रेखा, तो मैं सबसे पहले जो शब्द आया संज्ञा रेखा, तो एक संज्ञा रेखा बना लेता हूँ। यहाँ क्या बना ली मैंने? एक संज्ञा रेखा बना ली। ठीक है, और संज्ञा रेखा पर नंबर डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे 0, यहाँ 1, ये 2, ये माइनस का, ये 3, ये 4। ठीक है, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4।
ठीक है। यहाँ पे मैंने एक संज्ञा रेखा बना दी। हमें बताना बेटा √2 का, तो क्या मैं √2 को या 2 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ क्या। तो देखते हैं यहाँ पे हमें √2 का स्क्वायर निकालना है। √2 का हमें √2 का संज्ञा रेखा पर निर्धारण करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। मैं सबसे पहले इनके नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे संज्ञा रेखा पर ओ, यहाँ पे मैं केंद्र बिंदु का नाम दे देता हूँ ओ ए, यहाँ पे ओ ए नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर दूरी पर क्या कर दिया, एक बिंदु डिनोट कर दिया। यानी यहाँ से यहाँ तक हमें दिख रहा है कि ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हमें दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा 1 सेंटीमीटर है। संज्ञा रेखा पर हमें 1 इकाई या 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। 1 इकाई लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इकाई। आगे समझ गया। फिर बाद में अगर मैं इसके साथ ही अब मैं क्या कह रहा हूँ, ओ ए के लंबवत यहाँ पे ए बी या AM रेखा खींचकर उस पर एक बिंदु AB नाम देने पर, ठीक है। यानी मैंने क्या कहा, ओ ए के लंबवत AM रेखा खींचने पर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं AM पर लिखूँगा, AM पर एक बिंदु ओ ए बी स्थित है, एक बिंदु बी स्थित है, ठीक है। यानी क्या लिखा मैंने कि ओ ए के लंबवत AM रेखा खींचने पर, यानी ये मैंने AM रेखा खींची यहाँ पे, ठीक है, AM रेखा खींच ली मैंने। और इसके साथ ही क्या कह रहा हूँ, उस पर बिंदु AB नाम देने पर, उस पर एक बिंदु AB नाम दिया मैंने, यानी यहाँ पे AB, और AB कितना होना चाहिए हमारे पास, AB भी हमारे पास 1 इकाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 इकाई होना चाहिए। ये क्यों हुआ 1 इकाई, क्योंकि हमें 1 चाहिए दोनों में। √2 का मान मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। आगे समझ में देखो, अगर अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसका नाम मैंने B दे दिया, और यहाँ पे ये टोटली पूरा लंबाई है, M रेखा है, ठीक है। AM रेखा मैंने जब खींची थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, O को B से मिलाने पर, तो यहाँ पे ये इसको मैंने मिला दिया, ठीक है। तो हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय निकल रही है। यहाँ पर भी 1 इकाई है, 1 इकाई है, और ये भी 1 इकाई है, ये भी क्या है, 1 इकाई है, 1 इकाई है, ठीक है। ये भी 1 इकाई है और ये भी 1 इकाई है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये बन जाएगा तुम्हारा आधार, ये बन जाएगा लंब, और बन जाएगा कर्ण। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने कर लिया। और यहाँ पे लंब दे रखा है बेटा हमारे पास, कर्ण हमें दे रखा OB का होल स्क्वायर बराबर लंब दे रखा है, तो हमारा AB का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे दे रखा OA का होल स्क्वायर, ठीक है। और आगे क्या कर रहा हूँ मैं,
यहाँ पे ओ बी निकाल लेता हूँ मैं, ओ बी का होल स्क्वायर बराबर ए बी कितना देर का, एक इकाई, तो ए का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, दोनों ओ ए बी एक दे रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जगह के हिसाब से मैंने ये लाइन खींची और यहाँ पे ओ बी निकल गया हमारे पास, ओ बी स्क्वायर, यहाँ पे एक प्लस एक दो हो जाएगा यहाँ पे, या ए का स्क्वायर एक ही होता है और ए का स्क्वायर एक ही होता है। ओ बी स्क्वायर बराबर एक प्लस एक दो होता है, ओ यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड में स्क्वायर, इधर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ओ बी स्क्वायर, ओ बी बराबर यहाँ पे अंडर रूट दो, यानी ओ बी कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट दो, कितना आ गया, अंडर रूट दो। अब हम क्या करेंगे कि ओ को केंद्र बिंदु मानकर, ओ को केंद्र बिंदु मानकर प्रकार अंडर रूट दो या त्रिज्या कह सकता हूँ मैं, त्रिज्या बराबर अंडर रूट दो खोलने के बाद जब उसको चाप काटूंगा मैं और संज्ञा रेखा पर जिस स्थान पर ये कटता है वही हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट दो का निर्धारण हो जाएगा। आगे समझ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ओ को केंद्र बिंदु मानकर, ओ को यहाँ पे बेटा हमारी जगह की थोड़ी कमी हो रही है, ओ को केंद्र बिंदु मानकर प्रकार की सहायता से ओ बी त्रिज्या लेकर, ओ बी त्रिज्या या फिर हम कह सकते हैं अंडर रूट दो त्रिज्या लेकर संज्ञा रेखा तक चाप काटने पर स्थित बिंदु ही अंडर रूट दो का संज्ञा रेखा पर निर्धारण होगा, संज्ञा रेखा का निर्धारण होगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि ओ को केंद्र बिंदु मानकर, इस ओ को केंद्र बिंदु मानकर प्रकार की सहायता से अंडर रूट दो त्रिज्या लेकर संज्ञा रेखा तक चाप काटने पर, यानी संज्ञा रेखा पर, यानी इसको त्रिज्या लेकर संज्ञा रेखा तक क्या करूँगा मैं, ऐसे चाप काटूंगा। संज्ञा रेखा तक चाप काटने पर स्थित बिंदु ही, स्थित यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं, स्थित बिंदु ही अंडर रूट दो का संज्ञा रेखा का निर्धारण होगा। यानी कि जब मैं यहाँ पे मैं क्या लूँगा कि यहाँ पे मैं इसको केंद्र बिंदु मानूंगा और केंद्र बिंदु से अंडर रूट दो का मैं चाप काटूंगा त्रिज्या मानकर, यहाँ से मैं डॉट 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 करता जाऊँ तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, संज्ञा रेखा पर अंडर रूट दो का क्या होगा, निर्धारण होगा। और यही हमारे पास, यही हमें ज्ञात करना था कि संज्ञा रेखा पर अंडर रूट दो का निर्धारण कीजिए। आगे समझ गया। अगर तुम्हें इनमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पे रिव्यू दे सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर चैनल तुम्हें अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर वीडियो का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम उदाहरण नंबर 4 पे।
उदाहरण नंबर मैं 4 करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है कि वास्तविक संज्ञा रेखा पर वास्तविक संज्ञा रेखा पर वास्तविक संज्ञा रेखा पर √3 का निर्धारण कीजिए। तो देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है उदाहरण, देखो ये उदाहरण जो उदाहरण नंबर 3 है उसी पर ही निर्भर है। ये जो उदाहरण है उदाहरण नंबर 3 पर ही निर्भर है, यानी कि जो उदाहरण नंबर 3 में जो संज्ञा रेखा बनाई थी इसी पर आधारित है, इसके अलावा उसका और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो मैं वही वाली संज्ञा रेखा बना रहा हूँ और इसके बाद इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप वापस करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। इस साइड मैंने यहाँ -1 -2 और -3 और -4 लिख दिया। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था पहले, यहाँ पे एक इकाई लिया था मैंने, एक इकाई लिया था और इसको नाम मैंने O दिया था और इसका नाम मैंने A दिया था, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक AM लंबवत लाइन खींची थी जिसको मैं नहीं बना रहा, यहाँ तक B तक ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं B तक एक संज्ञा रेखा यहाँ पे एक लाइन खींच दी और यहाँ पे इसको भी मैंने एक इकाई लिया था। इसमें मैं सिर्फ एक इकाई ही लिख रहा हूँ, ठीक है, एक ही लिख रहा हूँ, इसको मैं B नाम दे दिया, ठीक है। और इसको इसके साथ जब मैं मिलाया था और पाइथागोरस प्रमेय से इसको मैंने जब सोल्व किया था तो यहाँ पे क्या आ गया था तुम्हारा, यहाँ पे √2 आया था, √2 आया था। अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक तो तुम्हारा सोल्व हो गया था। आगे देखो हम क्या कर रहे हैं कि OB रेखा के लंबवत, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, OB रेखा के लंबवत, OB रेखा के लंबवत OB रेखा के लंबवत एक और संज्ञा खींचूंगा मैं, क्या खींचूंगा, OD, क्या खींचूंगा, OB रेखा के लंबवत OD रेखा खींचने पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, OD यहाँ से लगाकर यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, लंबवत है, 90 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री होता है। और फिर बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको मिला रहा हूँ, किसको मिला रहा हूँ, खींचने पर। और फिर बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, O को D से यहाँ D तक मैंने लाइन खींची है और O को D से मिलाने पर और जो ये लाइन खींची वो एक इकाई है, ठीक है, OD रेखा खींचने पर, ठीक है। ये एक इकाई है, ये ध्यान रखना तुम्हें, एक इकाई, ठीक है। ये √2 इकाई थी, ये एक इकाई है। आगे समझ गया। और O को D से मिलाने पर, ठीक है, अर्थात यहाँ पे मैं इसको इसके साथ मिला दिया, इसके साथ मैंने इसको मिला दिया। आगे समझ गया। अब यहाँ पे OD बराबर हमें पता है कि एक इकाई है और यहाँ पे OB हमें पता है कि √2 इकाई है और ज्ञात क्या करना है हमें, OD ज्ञात करना है, OD हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वापस वही चीज़ पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ये लंबवत रेखा है तो यहाँ पे आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो वापस वही लिख रहा हूँ मैं पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय पता है बेटा तुम लोगों को कि आधार, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय पता है बेटा तुम लोगों को कि यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से वापस इसको मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है
पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें जो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है जो दे रखी है वो सारा लिख देता हूँ। तो OD तो हमें ज्ञात करना है, O से D तक तो हमें ज्ञात करना है। तो OD का स्क्वायर का OD स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है हमें, यहाँ पे लंब दे रखा है 1 इकाई का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आधार कितना दे रखा है √2 का होल स्क्वायर। जब इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा मैं, OD स्क्वायर बराबर 1 का 1 प्लस O √2 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, √2, ये 2 ही होता है, √2 का होल स्क्वायर √2 ही होता है। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि कैसा ही है √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर 2 कैसा ही। तो यहाँ पे मैं एक बार वापस बता देता हूँ यहाँ पे कैसा है यह चीज़, ठीक है। तो देखो क्या मैं √2 को 2 का 1/2 लिख सकता हूँ क्या मैं, और फिर बाद में स्क्वायर दे रखा है ये स्क्वायर का स्क्वायर, फिर बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीपल में। तो 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की घात 1 बराबर 2 हो जाएगा। आगे समझ गया, ये इस प्रकार से हटता है। आगे समझ गए, तुम इस चीज़ का तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार ये हटा है। अब देखो आगे, OD का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। इधर स्क्वायर देर का इधर क्या हो जाएगा, √, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √। OD बराबर √3, OD बराबर √3, यानी कि O से D तक क्या आ गया हमारे पास, √3 आ गया। क्या आ गया, √3। अब मैं क्या करूँ, वही वाला प्रोसेस वापस कि प्रकार की सहायता से O को केंद्र बिंदु मानकर जब मैं चाप काटूंगा संज्ञा रेखा पर, और जिस बिंदु पर वो कटता है वही क्या कहलाता है हमारे पास, वही हमारे पास क्या कहलाता है, √2 का निर्धारण हो जाएगा। √2 का क्या हो जाएगा, निर्धारण। यानी कि अब मैं वापस वही प्रोसेस करूंगा कि OD √3 आया है और O को केंद्र बिंदु मानकर जब √3 के बराबर चाप या प्रकार खोलूंगा, और फिर बाद में मैं एक चाप काटूंगा या संज्ञा रेखा पर, यहाँ से संज्ञा रेखा पर एक चाप काटूंगा, जिस बिंदु पर संज्ञा रेखा के जिस बिंदु पर वो कटेगा वही √3 का संज्ञा रेखा पर निर्धारण होगा। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार करता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको प्रकार खोला √3, और यहाँ से जब मैं करूँगा ऐसे, अभी मेरे पास प्रकार है नहीं, तो देख तो हाथ से ही करके देख लेते हैं, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे √2 आया था, इसको बिंदु P दे दिया, इसको मैंने बिंदु Q दे दिया, ठीक है। आगे समझ गया। तो यहाँ पे मैं इसको चाप के सहायता से, प्रकार की सहायता से मैंने यहाँ पे √2 का निर्धारण कर लिया। आगे समझ गया। यानी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि O को केंद्र बिंदु मानकर, O को केंद्र बिंदु मानकर, O को केंद्र बिंदु मानकर, O को केंद्र बिंदु मानकर OD बराबर √3 मानकर, OD बराबर √3 के समान त्रिज्या को प्रकार की सहायता से संज्ञा रेखा पर चाप काटने पर जिस बिंदु पर या फिर काटने पर संज्ञा रेखा के जिस बिंदु पर चाप कटता है तो उसे संज्ञा रेखा, तो उसे करता है तो वहीं
संज्ञा रेखा पर √3 का निर्धारण होता है। आगे समझ गया बेटा कि मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे O को केंद्र बिंदु मानकर OD बराबर √3 के समान त्रिज्या को प्रकार की सहायता से, यानी कि OD ये जो दे रखा है √3 और इसको त्रिज्या के समान मानकर त्रिज्या को प्रकार की सहायता से संज्ञा रेखा पर चाप काटने पर, यानी यहाँ से संज्ञा रेखा पर प्रकार की सहायता से मैं चाप काटूंगा तो संज्ञा रेखा के जिस बिंदु पर चाप करता है और जिस बिंदु पर वो चाप करता है तो वहीं संज्ञा रेखा पर या संज्ञा रेखा √3 का निर्धारण होता है। आगे समझिए बेटा, यानी कि वहीं संज्ञा रेखा पर √3 का निर्धारण होता है, संज्ञा रेखा पर। आगे समझिए बेटा, अगर इसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, यानी मैं एक शुरू से वापस बता रहा हूँ कि उदाहरण नंबर 4, वास्तविक संज्ञा पर √3 का निर्धारण कीजिए। जो √2 का निर्धारण किया था उसी के आगे का स्टेप हम इसमें करेंगे कि यहाँ पे जब मैंने संज्ञा रेखा पर √2 का निर्धारण किया था मैंने, तो यहाँ से इसी के आगे मैंने क्या किया, बिंदु बी से OB के लंबवत OD एक इकाई रेखा खींची मैंने, और यहाँ पे जब मैंने OB रेखा के लंबवत OD रेखा खींचने पर O को, और फिर बाद में क्या किया मैंने, O को D से मिलाया, तो O को D से मिलाने पर OD बराबर यहाँ से यहाँ तक O से D, एक मिनट बेटा थोड़ा सा, यहाँ OD और यहाँ पे अच्छा ये BD है बेटा, यहाँ पे ये कितना है BD है, और यहाँ पर भी हमने कहीं ना कहीं और ये BD बराबर एक इकाई, OB बराबर √2, OB बराबर √2 और OD हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, और यहाँ पे OD हमें ज्ञात करना है। OD और लंब कितना दे रखा है, एक इकाई, है लंब हमारे पास DB दे रखा है, BD दे रखा है, और आधार √2 दे रखा है। इसका होल स्क्वायर किया जब मैंने, तो √2 का होल स्क्वायर 2 होता है और 1 का 1 होता है, 1 + 2 3 होता है, और यहाँ पे जब मैंने स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पे क्या हो गया, √√ हो गया। क्या हो गया, √√ हो गया। तो वापस वही चीज़ हो गई कि O से D तक हमारे पास दूरी कितनी आई है, OD बराबर √3 इकाई आई है, और OD बराबर √3 इकाई आई है। तो यहाँ पे O को केंद्र बिंदु मानकर प्रकाश की सहायता से OD बराबर √3 त्रिज्या के समान लेकर संज्ञा रेखा पर जब मैंने एक चाप काटा, और जिस बिंदु पर वो चाप कट रहा है, बिंदु Q पर वो चाप कट रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक संज्ञा रेखा क्या हो गई हमारे पास, √3 का क्या हुआ, निर्धारण हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे 1.2 के, और फिर आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और लाइक बटन पर क्लिक करें। थैंक यू, धन्यवाद।